नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ IAS हिंदी के YouTube चैनल पर। आज की इस चर्चा में मेरे यानी कि अतुल जैन के साथ हमारे कार्यक्रम का नाम है हिंदू हिंदी में। इस कार्यक्रम में रोज शाम 4 से 5 के बीच में हम क्या करते हैं, हम उस दिन के दो प्रमुख समाचार पत्रों द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस में जो भी प्रमुख संपादकीय आए होते हैं उन संपादकीयों के बारे में हम चर्चा करते हैं हिंदी भाषा में, ताकि हमारे हिंदी भाषी छात्र जो हैं उनको भी इन संपादकीयों का लाभ मिल जाए और इनको समझने में उन्हें कोई समस्या नहीं आए। तो जैसा कि आप में से काफी लोग जानते हैं कि इस क्लास का जिस प्रेजेंटेशन पे ये क्लास मैं देने वाला हूं, इस क्लास की प्रेजेंटेशन आपको मिलेगी इस टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का नाम है अतुल जैन यूपीएससी गाइडेंस। तो आपकी क्लास समाप्त होने के 15 मिनट के अंदर सामान्यतया ये जो प्रेजेंटेशन है ये इस टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दी जाती है। एक आध दिन कभी कभी थोड़ी सी देर हो गई है, आधा घंटा या 1 घंटा लग गया है, लेकिन सामान्यतः क्या होता है कि 15 मिनट के अंदर क्लास खत्म होने के यानी कि 5:15 बजे के पहले पहले ये प्रेजेंटेशन आपको इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाती है। इसका आप प्रयोग कर सकते हैं अपने रिवीजन के लिए और अगर कोई बात आपको नहीं समझी तो उसको समझने के लिए। मैं आपसे एक बार फिर से ये विनम्र निवेदन करूंगा कि आप सभी लोग, अगर आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगता है, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूं कि वो रोज आते हैं और वो एक रेगुलर जिसको विजिटर कहते हैं वो हैं कि वो लगातार आते हैं। काफी लोगों के मेरे को नाम याद हो गए हैं उस कारण से। तो अगर आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगता है तो आप इस कार्यक्रम को लाइक करें, इसके लिंक को शेयर करें ज्यादा से ज्यादा अपने सोशल मीडिया पर, अपने जहां जिस भी प्रकार से आप शेयर कर सकते हैं, और आपके दोस्तों को, आपके सहपाठियों को, परिवारजनों को, जिनको भी आपको लगता है कि इस कार्यक्रम से थोड़ा भी फायदा हो सकता है, भले ही वो छात्र हो या छात्र ना हो, क्योंकि यहां पर हम समाचार डिस्कस कर रहे हैं तो इसके लिए छात्र होना अनिवार्य नहीं है। तो आप उनको भी इस कार्यक्रम के बारे में बताएं ताकि ये कार्यक्रम जो है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए। ठीक है। कुछ 1-2 सुझाव कल आए थे, एक आध से मैंने बातचीत भी करने की प्रयास किया कमेंट के माध्यम से। तो एक सुझाव यह था कि हम इस जो संपादकीय होते हैं पूरे संपादकीय का हिंदी अनुवाद आपको दे दें। इस सलाह से मैं सहमत नहीं हूं, इस सुझाव से मैं सहमत नहीं हूं और ऐसा कोई भी काम मैं नहीं करूंगा। मैं स्पष्ट बता रहा हूं कि मैं नहीं करूंगा। अगर आपको इनका अनुवाद चाहिए तो आप सीधे सीधे संपादकीय को कॉपी कीजिए। आपके पास अगर लैपटॉप है या फोन में आपके गूगल की ऐप है, गूगल डॉक्स की एक ऐप होती है, आप उसमें सारा पेस्ट कीजिए। ऊपर टूल्स में ट्रांसलेट का बटन होता है, आप सारे दस्तावेज को ट्रांसलेट कर सकते हैं। लेकिन उससे आपकी कोई समस्या सुलझने वाली नहीं है, क्योंकि क्या होता है, एक तो गूगल ट्रांसलेट का जो ट्रांसलेशन होता है वो बड़ा एक मशीनी ट्रांसलेशन होता है, उसमें मानवीय तरीके से वो ट्रांसलेट नहीं करता। और दूसरी चीज यह है कि समस्या भाषा या अनुवाद की नहीं है, समस्या कॉन्सेप्ट को समझने की है कि वो लेखक कहना क्या चाह रहा है। तो इस अनुवाद से आपकी समस्या सॉल्व नहीं होगी, इसलिए इसको मैं नहीं करने वाला हूं। एक दूसरा सुझाव यह आया जिस पर मैं सोच रहा हूं कि ऐसा किया जाए कि नहीं। आप लोग भी कमेंट के माध्यम से मेरे को बताइए कि आप इससे सहमत हैं कि नहीं। एक सुझाव यह था कि हम लोग ये प्रेजेंटेशन दिखाना छोड़ दें, कि हम लोग ये प्रेजेंटेशन को काम करना छोड़ दें। मैं एक ब्लैंक स्क्रीन के साथ आपके सामने आऊं और जो भी न्यूज है उस पर मैं पूरी चर्चा उस ब्लैंक स्क्रीन पर करूं। ये सुझाव है, इसको माना जा सकता है, ये आप पर निर्भर है। तो आप लोग कमेंट के माध्यम से मुझे बताएं कि आपको कौन सा फॉर्मेट बेहतर लगेगा। अगर आप चाहते हैं तो मैं 1 आध दिन की क्लास वैसे करके देख लूंगा, तो उसके बाद आप लोग निर्णय कर सकते हैं कि आपको कौन सा फॉर्मेट पसंद आ रहा था। जो आपको पसंद आएगा वो हमारी प्राथमिकता होगी। मेरे लिए ये दोनों फॉर्मेट अच्छे हैं, मैं दोनों तरह से कर सकता हूं, लेकिन आपको जिससे सुविधा हो, आपको जिससे चीजें आसानी से समझ में आए, वो तरीका जो है वो अपनाना मेरी प्राथमिकता है। तो आप ये एक बार विचार कर लीजिए कि आपको प्रेजेंटेशन वाला फॉर्मेट चाहिए या फिर मैं एक ब्लैंक व्हाइट स्क्रीन के साथ आऊं और जो भी मैं पढ़ाने वाला हूं उसको मैं लिखूं और उसके बारे में लिखकर या डायग्राम बनाकर चर्चा करूं। हालांकि इस प्रेजेंटेशन पर भी मैं काफी लिख देता हूं, लेकिन यह आपके ऊपर है, यह निर्णय मैं आपकी एक तरह से आपकी मति पर छोड़ रहा हूं कि आप अपनी इंटेलिजेंस से इसको सोचिए कि आपको कौन सा फॉर्मेट बेहतर लगेगा। ठीक है, ये आप जो कहेंगे इसमें आपका आदेश हमारे सर आंखों पर होगा, जैसा आप कहेंगे वैसा हम करेंगे। ठीक है, चलिए
आज है 5 जनवरी, हमारा 21वां एपिसोड है आज। नए साल के आप जश्न खत्म हो चुके हैं मेरे ख्याल से, सभी लोग नए साल में सेटल हो गए हैं। तो सेटलमेंट के साथ आइए अब हम नए साल के एक हमारे इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं। तो आज का जो द हिंदू में एडिटोरियल है, जो एक महत्वपूर्ण एडिटोरियल है जिसकी हमको चर्चा करनी है, वो बात करता है प्रभावी स्थानीय शासन की। तो आप में से कई लोग पॉलिटी के लेक्चर्स अटेंड कर रहे हैं, आप में से काफी लोग, या आप में से काफी लोग इंडियन पॉलिटी पहले भी पढ़ चुके हैं। तो आपको पता है कि भारत में दिसंबर 1992 में 73वां और 74वां संविधान संशोधन पारित हुआ था, ये हमको पता है। तो अब देखिए, ऐसा नहीं कि भारत में पंचायत इत्यादि की व्यवस्था पहले नहीं थी, ये पहले भी थी, लेकिन इस संशोधन के तहत इस पूरी पंचायत की व्यवस्था को या फिर स्थानीय शासन की व्यवस्था को हमने एक संवैधानिक शक्ल दी, एक संवैधानिक तरीके से इसको लागू करने का प्रयास किया। ठीक है, ये किया गया। तो इसको अभी 30 साल पूरे हो गए हैं, दिसंबर में लागू हुआ था ये 1992 में, तो अब इसको 30 साल पूरे हो गए हैं। तो इसका एक तरह से पुनरावलोकन जैसा करने का प्रयास किया गया है। इस संविधान संशोधन से क्या किया गया? प्रशासन का तीसरा चरण जोड़ा गया। इसके पहले 2 चरण क्या थे? केंद्र और राज्य। ये 2 चरण तो संविधान में लिखे थे कि नहीं लिखे थे प्रारंभ से, कि भाई केंद्र में सरकार होगी और राज्य में सरकार होगी। लेकिन इस संविधान संशोधन के तहत क्या किया गया? संविधान में एक तीसरा चरण भी जोड़ा गया, जो कि था स्थानीय शासन का, कि आपके यहां स्थानीय शासन कैसे चलेगा। ठीक है, अब ये स्थानीय शासन गांवों में ग्राम सभा, ग्राम पंचायत के जरिए था, और नगरों में नगर निगम इत्यादि के जरिए था। ठीक है, ये आपके यहां जोड़ा गया। और ये देखिए, अच्छी चीज ये है, एक बात जो हमको पता होनी चाहिए, कि स्थानीय शासन लगभग दुनिया के सारे देशों में है। दुनिया के हर देश में किसी ना किसी तरह से स्थानीय शासन की व्यवस्था बनी है, लेकिन दुनिया के लगभग किसी भी देश में स्थानीय प्रशासन को संवैधानिक दर्जा नहीं दिया गया है। संविधान तो दुनिया के बहुत देशों में है, और जहां पर भी संविधान है, लगभग सारी जगहों पर संविधान सबसे बड़ी पुस्तक है, सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है, सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है। सारे कानूनों के ऊपर हम संविधान को सामान्यतः हर जगह रखते हैं। मैं सामान्यतः बोल रहा हूं क्योंकि हर जगह ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी संविधान बहुत महत्वपूर्ण होता है किसी भी देश में। तो भारत ने अपना जो कमिटमेंट था कि भाई हम स्थानीय प्रशासन को लेके कितने सीरियस हैं, यह दिखाने के लिए हमने क्या किया, उसे संविधान में ही डाल दिया कि स्थानीय निकाय जो हैं, आपके जो लोकल बॉडीज जो हैं, उनको हम एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया, उनको संविधान में डाल दिया। ठीक है, तो ये एक चीज हुई। लेकिन है क्या, अगर मैं आपसे भी पूछूं कि यार आपके क्षेत्र में जो स्थानीय जो बॉडीज हैं, लोकल बॉडीज जो हैं, भले वो गांव की पंचायत हो, सभा हो, नगर निगम हो, क्या वो ढंग से काम कर रहा है क्या? मतलब अगर मैं 100 लोगों से यह सवाल पूछूंगा, मेरे ख्याल से 95 लोग ये कहेंगे कि नहीं, ढंग से काम नहीं कर रहा। हम सबकी ये कॉमन शिकायत है या नहीं है? मेरे ख्याल से पूरे देश में ये कॉमन शिकायत है कि आप किसी से भी पूछ लो। राज्य सरकार को आप एक बार को फिर भी कह दोगे बढ़िया काम कर रही है, केंद्र सरकार को आप फिर भी कह सकते हो एक बार को बढ़िया काम कर रही है। अपने स्थानीय प्रशासन की तारीफ करते हुए तो मैंने आज तक किसी को नहीं सुना कि यार हमारा नगर निगम बहुत अच्छा है। ऐसा बहुत ही कम, इक्का दुक्का लोग होते हैं, 2-4% लोग होंगे, लेकिन सामान्यतः लोग उससे असंतुष्ट ही रहते हैं। तो यह बात तो एकदम क्लियर है कि स्थानीय प्रशासन लोगों की स्थानीय समस्याओं को हल नहीं कर पा रहा है। आपके यहां अगर नालियां बह रही हैं, आपके यहां अगर जो चलने की पगडंडियां हैं वो टूटी हुई हैं, आपके यहां अगर पेड़ जो हैं वो नहीं लगाए जा रहे हैं, जो एकदम एकदम लोकल काम है, जो स्थानीय प्रशासन के काम है, पीने का पानी आपके यहां साफ नहीं आ रहा है, ये समस्याएं अब भी हैं कि नहीं है? आप जिस भी शहर से हो, आप लोग सब अलग अलग शहरों से होंगे, आप जिस भी शहर से हो, ये समस्याएं हैं। इनमें से कोई ना कोई समस्या तो जरूर है। यानी कि स्थानीय प्रशासन जो है लोगों की आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर पा रहा है, जो आपकी एक्सपेक्टेशन है स्थानीय प्रशासन से वो पूरी नहीं हो रही है। तो एक ये मैं आपको बता दूं, काफी लोगों ने मेरे से कहा कि मैं थोड़े से अंग्रेजी शब्द भी बोला करूं। मेरे को ऐसा लगता है कि मेरी हिंदी आप में से कई लोगों को ज्यादा कठिन लग रही है, तो मैं उसके लिए थोड़ी सी अंग्रेजी का भी अब से एक समावेशन करूंगा, उसको भी मिला जुलाकर बोलने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो देखिए, स्थानीय प्रशासन दुनिया में जब भी कहीं लगता है तो उसके 2 सैद्धांतिक आधार होते हैं। सैद्धांतिक आधार क्या होता है कि भाई इसके पीछे फिलॉसफी क्या है, कि आपने एक प्रशासन में नई विंग जोड़ दी, आपने एक नया एक पूरा बॉडी बना के रख दी दोबारा से, तो इसके पीछे की फिलॉसफी क्या है? इसके पीछे की फिलॉसफी 2 होती है। एक तो ये सरकार का एक संक्षिप्त रूप होता है, क्योंकि देखिए सरकार तो बहुत बड़ी होती है ना, अदरवाइज
सरकार के पास तो बहुत सारे विभाग होते हैं, बहुत सारे मंत्रालय होते हैं, बहुत सारे, ये पता है ना सरकार तो कितनी विस्तृत है, सरकार तो कितनी बड़ी है, और उसमें आपको समझ ही नहीं आता कि भाई मैं अपनी समस्या लेके जाऊं तो किसके पास जाऊं, ऐसा होता है ना। तो सरकार का एक संक्षिप्त रूप है कि भैया आपकी स्थानीय सरकार है और ये आपको आपकी इच्छा के अनुसार सेवा देगी, ठीक है। और दूसरा ये था कि इससे लोकतंत्र सशक्त होगा। देखिए एक बात को समझिए, लोकतंत्र जो है, डेमोक्रेसी, वो मजबूत कैसे होगी कि डेमोक्रेसी का मतलब केवल ये नहीं होता कि लोग जाकर वोट दे आएं। डेमोक्रेसी का मतलब ये भी होता है, लोकतंत्र का मतलब ये भी होता है कि रोजमर्रा के जो निर्णय हैं, आपके जो रोज रोज निर्णय लिए जा रहे हैं कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कितना करना है, इन सारी चीजों में भी जनता की भागीदारी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। इसको हम कहते हैं लोकतंत्र। असली लोकतंत्र ये होता है। असली लोकतंत्र ये नहीं है कि हम 5 साल में एक बार गए, वोट दे के आ गए, और वोट दे के आने के बाद अब हमें कोई मतलब नहीं है, 5 साल जो नेताओं की इच्छा हो वो करें, है ना। ये एक, मैं नाम भूल गया, लेकिन एक किसी विचारक का एक कथन भी है, एक स्टेटमेंट है, कोट है एक फिलोसोफर का, मैं नाम भूल गया, कि डेमोक्रेसी एंड्स विद इन 2 मिनट्स इन द बैलेट बॉक्स। कि लोकतंत्र जो है, एक चुनाव का जो बैलेट बॉक्स होता है उसके अंदर 2 मिनट में खत्म हो जाता है, कि आपने जैसे ही वोट डाला लोकतंत्र खत्म हो गया। अब तो ऐसा नहीं है। लोकतंत्र का मतलब यह है कि बार बार जनता का भागीदारी हो, बार बार जनता का पार्टिसिपेशन हो। तो स्थानीय सरकार आप बना रहे हैं अगर, तो स्थानीय सरकार लोगों से ज्यादा बात करेगी या नहीं करेगी। अब आपको किसी काम के लिए आपको एक केंद्रीय मंत्री से मिलना तो कितना मुश्किल काम है कि नहीं, या फिर एक राज्य के भी मंत्री से मिलना कितना मुश्किल काम है आपका। लेकिन आपके ब्लॉक का जो सभासद है उसको तो आप जाके पकड़ ही सकते हो ना। हो सकता है वो आपसे 4 घर छोड़ के ही रहता हो, रहते हैं कि नहीं। ब्लॉक के सभासद जो होते हैं वो ऐसा थोड़ा ना है कि कहीं दूर रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं या लखनऊ या जयपुर में रहते हैं, ऐसा नहीं है। वो तो आपके शहर में, आपके मोहल्ले में रह सकते हैं। हो सकता है आपसे 2 घर छोड़ के आपका सभासद रहता हो सकता है आपके परिवार में ही कोई सभासद हो, ऐसा होता है कि नहीं होता। तो यानी कि आप जनता जो है अपनी समस्याएं इन लोगों से ज्यादा चर्चा के साथ ज्यादा डिस्कस करती है, इन पर ज्यादा चर्चा होती है। तो लोकतंत्र में जनता ज्यादा भागीदारी कर सकती है, जन भागीदारी बढ़ जाती है, तो लोकतंत्र मजबूत होता है। ये इसका फिलोसॉफिकल बेसिस है, ठीक है। ये 2 हैं फिलोसॉफिकल बेसिस। एक तो ये है कि सरकार का एक छोटा सा रूप, एक मिनिएचर सरकार बना के आप दे दें कि भैया ये आपके शहर को चलाएंगे या आपके गांव को चलाएंगे, और दूसरा ये कि जनता ज्यादा एक्टिवली भागीदारी करे। दूसरा आपका लक्ष्य ये होता है, ठीक है। चलिए अब देखिए, यहां पर एक बड़ी चुनौती जो आती है वो ये है कि हमने इन स्थानीय निकायों को, इन लोकल बॉडीज को कॉन्स्टिट्यूशनल रूप तो दे दिया, संवैधानिक दर्जा तो हमने इनको दे दिया, लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, केंद्र और राज्य के बीच में विषयों का बंटवारा कहां से है, 7वीं अनुसूची से है। जो 7th शेड्यूल है भारत के संविधान का, उसमें एक सेंटर लिस्ट है, एक स्टेट लिस्ट है। सेंटर लिस्ट यह बताती है कि केंद्र सरकार कहां कहां निर्णय लेगी, स्टेट लिस्ट यह बताती है कि राज्य सरकार कहां कहां निर्णय लेगा। जब हमने ये तीसरा निकाय बनाया तो इसके लिए कोई विशेष सूची जो है, उसके लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं किए गए। यानी कि एक तरह से किन किन विषयों पर यह काम कर पाएंगे, यह हमने राज्यों के ऊपर छोड़ दिया कि राज्य सरकार एक तरह से इनको विषय दे देगी कि भाई इन विषयों पर आप काम कीजिए, ठीक है। तो इसमें हमें देखने को क्या मिला है कि जगह जगह पे राज्य सरकारें जो हैं वो बहुत ज्यादा विषय इनको देती नहीं है। एक बार को गांव की जो पंचायत होती है उसको तो राज्य सरकार फिर भी विषय दे देती है। नगर निगम जो हैं, यानी कि शहरों के जो निगम हैं, उनको तो राज्य सरकार बिल्कुल पावर देने की इच्छा में नहीं रहती। क्यों? क्योंकि नगरों से क्या होता है, बहुत सारा पैसा आता है। नगरों में बहुत सारा पैसा है कि नहीं है, नगरों में लोग कर देते हैं, अनेकों प्रकार के दंड देते हैं, नगरों में बहुत सारा पैसा है। तो और मतलब आप समझ रहे हैं ना, पैसा वैध भी होता है, अवैध तरह का पैसा भी है नगरों में। तो फिर नगर का जो नियंत्रण है, इस नियंत्रण को सरकारें जाने देना नहीं चाहती कि भाई नहीं, हम नहीं जाने देंगे। मतलब ये अगर हम दे देंगे नगर निगम को तो नगर निगम को पैसा मिलना शुरू हो जाएगा, हमको मिलना बंद हो जाएगा। तो राज्य सरकारें इनको जकड़ के रखती हैं, इनको जाने नहीं देती। तो ये एक प्रमुख बिंदु है। और एक जो, अगर आप लोग मेरी इकोनॉमिक्स की क्लास अटेंड करते हैं तो मैं आपको कई बार बता चुका ये बात, आज भी सुबह की क्लास में मैंने आपको बताई थी कि विकेंद्रीकरण के फेल होने का एक बहुत बड़ा कारण होता है वित्त। वित्त यानी कि पैसा,
कि आपने इनको पैसा कैसे मिलेगा, ये जो स्थानीय निकाय हैं इनके पास पैसे कहां से आएंगे, ये तो आपने स्पष्ट किया ही नहीं। तो इस कारण से ये हमेशा पैसे की कमी से जूझते रहते हैं, और ये हम सबको पता है ना कि अगर पैसे नहीं है तो कोई प्लानिंग नहीं हो सकती, तो कोई भी बॉडी बढ़िया से काम नहीं कर सकती अगर पैसे नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ प्रमुख कारक है। तो अभी हाल ही में क्या हुआ है कि पटना हाई कोर्ट ने एक बहुत प्रमुख निर्णय दिया है। तो बिहार सरकार ने क्या किया, बिहार म्युनिसिपल एक्ट जो था उसमें एक अमेंडमेंट वो लेके आए, बिहार म्युनिसिपल जो अधिनियम था उसमें संशोधन लेकर आए वो, और उसके तहत उन्होंने क्या किया कि जो ग्रेड सी और ग्रेड डी के कर्मचारी होते हैं, यानी कि जो निम्न दर्जे के कर्मचारी होते हैं, उनकी नियुक्तियों का अधिकार जो है वो पंचायत से लेकर राज्य सरकार को देने का प्रावधान कर दिया कि भाई आप अपने यहां कोई क्लर्क, कोई चपरासी वगैरह आप लोग नहीं रखोगे, राज्य सरकार ही रखेगी। तो और ये ऐसा बहुत जगह होता आया है, पर इस बार पटना हाई कोर्ट ने कहा कि भैया आपका ये जो निर्णय है ये पूरी तरह से असंवैधानिक है। क्यों? क्योंकि संविधान के 73वें संशोधन में ये स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि जो ये एक उसकी भावना के विपरीत है, कि आप जो कर रहे हो वो 73वें संशोधन की भावना के विपरीत है। 73वां संशोधन ये कहता है कि ज्यादा से ज्यादा शक्तियां आपको स्थानीय बॉडीज को, लोकल बॉडीज को देनी चाहिए। तो राज्य सरकार ये जो कर रही है ये गलत है। ठीक है, तो ये एक बहुत अपने आप में ऐतिहासिक निर्णय है, बहुत प्रमुख निर्णय है, और इसके जरिए एक बार फिर से पटना उच्च न्यायालय ने क्या किया है कि जो एक लोकल बॉडी, स्थानीय निकायों के हाथ में जो पावर है उसको बचा के रखने का काम किया है, उसको संरक्षित करने का काम किया है। नॉर्मली कोर्ट ऐसे निर्णय देते नहीं है, न्यायालय ऐसे निर्णय देते नहीं है, लेकिन पटना हाई कोर्ट ने एक रिवायत शुरू की है इस तरह का निर्णय देके, और इससे शायद जो पंचायत को हम प्रभावी बनाने का जो कार्यक्रम है वो शायद मजबूती मिलेगी, उसको वो आगे बढ़ेगा। ठीक है, चलिए ये हो गई हमारी पहली न्यूज, पहला एडिटोरियल जो था। अब आगे बढ़ते हैं। ऑनलाइन गेमिंग कोई करता है भाई आप में से? ऑनलाइन गेमिंग, ऑनलाइन गेमिंग आजकल इस प्रकार के बड़े सारे मैसेज आते हैं, आपको भी आते होंगे, मेरे को पता नहीं क्यों रोज मैसेज आते हैं कि आप रमी खेलो ऑनलाइन, या आप में से भी कई लोगों को आते होंगे, मेरे ख्याल से सबको ही बेच रहे होंगे ये, कि आपने अगर आईपीएल के बीच में ऐड भी देखा होगा कि ऑनलाइन रमी खेलो आप, या फिर ये गेम खेलो, इसमें पैसे लगाओ। ठीक है, ये जो इस तरह की चीजें हैं, क्या था वो, ड्रीम 11 और इस प्रकार के कि आप टीम बनाओ और अगर आपकी टीम सही निकली तो आप 1 करोड़ रुपए तक जीत सकते हो, वगैरह वगैरह। तो अब ये सब क्या है? ये ऑनलाइन गेमिंग है। और ऑनलाइन गेमिंग देखिए, अब इसमें एक फर्क की आवश्यकता है कि क्या ये गेम है या फिर ये जुआ है। इन दोनों चीजों में फर्क है। ये खेल है या फिर ये जुआ है, क्योंकि ये वो खेल हैं, इनमें से कई खेल, जैसे रमी वाला जो खेल है वो आपसे पैसा लगाने की भी मांग करता है। वो कहता है कि आप सर 500 रुपए या 200 रुपए इस गेम में लगाइए और जीतने वाले को ज्यादा पैसा मिलेगा। जुआ ऐसे ही तो खेला जाता है, मतलब अब मैं चाहता हूं, मैं आशा करता हूं आप में से कोई नहीं खेलता होगा, लेकिन उसमें जुए में क्या होता है, बहुत सारे लोग पैसा लगाते हैं, जीतने वाले को सारे पैसे मिल जाते हैं। जुए का यही प्रक्रिया है। और जुआ जो है वो एक सामाजिक बुराई है, सामाजिक कुरीति है, हम सबको पता है। और इसके अलावा जुआ जो है भारत में सार्वजनिक जुआ अधिनियम 1867 के तहत प्रतिबंधित भी है। भारत में जुआ खेलना अपराध है। ठीक है, तो अब सवाल यह आता है कि ये जो रमी के मैसेज आते हैं, ये ड्रीम 11 है, ड्रीम 11 तो इतनी बड़ी कंपनी हो गई है कि वो आईपीएल वगैरह को स्पॉन्सर करती है ना। तो अब ये जो है, ये क्या इनको हम जुआ माने या खेल माने? तो कंपनियां जो हैं, कंपनियां ये कहती हैं कि ये जुआ नहीं है सर। कंपनियां सरकार को कहती है हमारा खेल जो है वो जुआ नहीं है, क्योंकि जुए में क्या होता है, केवल तकदीर चाहिए होती है। जुए में कोई स्किल होती है क्या? जुए में क्या होता है, ताश बट गए, आप देख लो यार, जो आपके पास बड़े कार्ड आ गए तो आप जीत गए, नहीं आए तो आप हार गए। जुए में कोई स्किल तो नहीं होती, उसमें केवल किस्मत चाहिए होती है। खेल में क्या होता है, एक आपको स्किल भी चाहिए। जैसे कौन बनेगा करोड़पति है, क्या हम कौन बनेगा करोड़पति को जुआ मान सकते हैं? नहीं मान सकते ना, क्योंकि उसमें क्या हो रहा है, पहले आपसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, आपका स्किल चेक हो रहा है। अगर आपको उत्तर आते हैं तो ही आपको पैसा मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। तो यह फर्क समझिए, खेल और जुए में फर्क है। खेल जो होता है वो स्किल पर, यानी कि कौशल पर आधारित होता है, और जुआ जो होता है वो किस्मत पर आधारित होता है। वो आपके लक पर निर्भर है कि भाई आप जो हैं, आप लकी हो तो आप जीत जाओगे, किस्मत आज के दिन खराब है तो आप हार जाओगे, है ना। ये फर्क समझिए, फर्क समझना बहुत जरूरी है।
ये फर्क समझ गए। अब आते हैं इस न्यूज पे। तो देखिए सरकार क्या कर रही है, ऑनलाइन गेमिंग को नियंत्रित करने के लिए कानून बनाने जा रही है। ये स्पेस ऐसा है, देखिए मैं आपको पहले भी कई बार बताया ये चीज कि कानून जो होते हैं हमेशा नए नए बनते रहते हैं, क्योंकि चुनौतियां बदलती रहती हैं। अब आज से 25 साल पहले ऑनलाइन ही कुछ नहीं होता था, तो ऑनलाइन गेमिंग कहां पे आ गई? ठीक है, अब जैसे भारत का जो आईटी एक्ट है, ये जो आईटी एक्ट जिसमें सरकार संशोधन करेगी, ये सन 2000 में बना था। अब सन 2000 में मतलब मैं शायद 10वीं क्लास में होऊंगा सन 2000 में, तो यार उस समय तो मतलब इंटरनेट नाम की चीज होती ही नहीं थी ना हमारे, मतलब हमने कभी कंप्यूटर पे काम ही नहीं किया था, इंटरनेट नहीं होता था बहुत ज्यादा, बहुत ही कम लोगों के पास इंटरनेट इत्यादि की सुविधाएं थी, ये सारी चीजें होती। इंटरनेट मेरे ख्याल से था ही नहीं, कंप्यूटर लोगों के पास होते थे, कुछ लोगों के पास, ज्यादातर लोगों के पास कंप्यूटर थे ही नहीं। स्मार्टफोन वगैरह तो भूल जाइए, सामान्य फोन भी नहीं आए थे भारत में बहुत अच्छे तरीके से, तो इसलिए उस समय इस नियम की आवश्यकता नहीं थी। आगे जाके ये नई चुनौती आई कि इंटरनेट आया, उसके बाद ये सारी ऑनलाइन गेमिंग अभी हाल ही में आई, तो इसको लेके नए नियम बनने वाले हैं। तो ऐसा नहीं है कि अभी इसको लेके कोई नियम नहीं है, अभी जैसे ही ये चीज हुई तो इसको लेके कुछ छोटे छोटे नियम बनाए गए। जैसे एक तो स्वनियामक बॉडी बनेगी। स्वनियामक बॉडी का क्या मतलब है कि आप एक आपस में, जैसे मान लीजिए ऐसी 10 कंपनियां हैं जो ऑनलाइन गेमिंग कराती हैं, ड्रीम 11 हो गई, एमपीएल हो गई, रमी वर्ल्ड हो गया, और जो भी 10-15 कंपनी इस तरह की हैं, ये सारी कंपनियां क्या करेंगी, आपस में मिलकर एक रेगुलेटरी बॉडी बनाएंगी कि भाई कोई भी हम में से कानून का उल्लंघन ना करे। इसमें सरकार दखल दे उसके पहले हम लोग आपस में दखल दे देते हैं। इसको हम बोलते हैं कि कंपनियों ने आपस में मिलकर एक रेगुलेटरी बॉडी बना दी है। जैसे अभी कहां हुआ है, ये एडटेक सेक्टर में हुआ है। एडटेक सेक्टर में क्या हुआ है कि बड़ी सारी कंपनियां थी, अब हम भी क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में काम करते हैं तो मैं उनका नाम नहीं लूंगा, लेकिन आपको पता है बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां जो एडटेक सेक्टर की हैं, उन पर इस प्रकार के आरोप लगे कि वो अपने छात्रों के साथ धोखाधड़ी कर रही हैं। तो इसके लिए अब क्या हुआ, इन सब ने मिलकर आपस का एक नियमन, आपस की एक रेगुलेटरी बॉडी बना दी। इसमें सरकार शामिल नहीं है अभी, इन बड़ी बड़ी कंपनियों ने, जैसे बायजू हो गया, वेदांतु हो गया, ये जो बड़ी बड़ी कंपनी है जिनका बहुत ज्यादा वैल्यूएशन है, इन कंपनियों ने मिलकर एक बॉडी बना दी कि हम इसको, किसी को गड़बड़ अगर कोई करेगा तो हम उसको रोकने का प्रयास करेंगे। तो एक तो ये बॉडी बनी, रेगुलेटरी बॉडी। दूसरा, आपके यहां जो भी ग्राहक है वो एक तरह से आप में पैसे का निवेश कर रहा है, और अगर पैसे का निवेश कर रहा है तो आपको उसका केवाईसी करना पड़ेगा कि आप ऐसे नहीं कर सकते कि पता नहीं किसने हमारे यहां पैसा लगाया, हमें ये नहीं पता। तो आप व्यक्ति का जो है आधार कार्ड, जब माफ कीजिएगा आधार, पैन, जैसे भी करेंगे आपको उसका केवाईसी करना पड़ेगा, और आपको अपनी कंपनी के अंदर, हर कंपनी के अंदर एक ग्रीवेंस ऑफिसर बनाना पड़ेगा, शिकायत अधिकारी की नियुक्ति करनी पड़ेगी कि अगर मैं आपकी कंपनी की सेवाओं का प्रयोग कर रहा हूं और मुझे लगता है कि मेरे साथ गलत हुआ, धोखाधड़ी हुई, तो एक ऐसा अफसर होना चाहिए जिससे मैं शिकायत कर पाऊं कि भाई मेरे साथ ये गलत हो गया है। ठीक है, ये जरूरी है। तो ये जो है, ये जो अभी तक नियम हैं, ये अभी हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी कोई भी नियम नहीं है। ये 3 नियम जो है ये अभी तक हैं। अब इसके आगे के विस्तृत नियम जो है वो सरकार जो है बनाने वाली है। ठीक है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि कंपनियां कहती हैं कि ये स्किल का खेल है, किस्मत का नहीं, इसीलिए इसको हम जुआ नहीं मान सकते। कंपनियां कहती हैं कि भाई हम जुआ नहीं खिला रहे, क्योंकि जुआ तो किस्मत का खेल है, हम स्किल देख रहे हैं कि वो ड्रीम 11 कहता है कि आपको पता होना चाहिए कौन सा प्लेयर किन दशाओं में अच्छा खेलता है वगैरह वगैरह, ये आप में स्किल चाहिए तभी आप कर सकते हो। ठीक है, तो अब इसमें क्या है कि अभी तक ये जो नियम का जो ड्राफ्ट आया है, इन नियमों का ड्राफ्ट आया है, उसमें कुछ एक कमियां हैं जिस पर यह आर्टिकल बात करता है। ये कहता है कि इनमें कुछ कंफ्यूजन है, कुछ बातें ऐसी हैं जो स्पष्ट नहीं हो रही हैं। जैसे कुछ राज्य ऐसे हैं, जैसे तमिलनाडु है, तमिलनाडु बहुत ज्यादा मजबूत तरीके से ऑनलाइन गेमिंग के खिलाफ है। तमिलनाडु का यह मानना है कि भाई हम तो और ज्यादा प्रतिबंध लगाना चाहते हैं, जितने प्रतिबंध आप लगा रहे हो केंद्रीय स्तर पे, हम ये चाहते हैं कि प्रतिबंध उससे ज्यादा हो, रोक टोक उससे ज्यादा हो, रेगुलेशन उससे ज्यादा हो। तो क्या राज्यों को यह अधिकार दिया जाएगा कि वो ये जो है मतलब और कठोर प्रतिबंध लगा पाए जो कि इस एक्ट में ना हो? क्या राज्यों को यह अधिकार होगा या नहीं होगा, यह बात स्पष्ट नहीं है। ठीक है, ये एकदम क्लियर है। और इसके अलावा एक जो लेखक ये भी कहता है कि देखिए ऑनलाइन गेमिंग जो है ये भले ही स्किल पर आधारित हो या जुआ हो, ये एक एडिक्टिव चीज तो है। आप भी देखेंगे जो ये ड्रीम 11, रमी वगैरह के जो ऐड आते हैं, इन एड्स के अंत में क्या बोला जाता है
इन सब खेलों में आर्थिक जोखिम शामिल है। बोला जाता है कि नहीं? जल्दी जल्दी बोलते हैं ताकि आप लोग सुनो नहीं, ऐसा बोलते जल्दी जल्दी बोलते हैं, इन खेलों में आर्थिक जोखिम संभव है और आपको आदत लग सकती है, ऐसे बोलते हैं। लेकिन बोलते क्या है? अगर आप धीमा करके सोचे, इन सब खेलों में आर्थिक जोखिम संभव है और आपको इनकी लत लग सकती है, कृपया सावधानी से खेलें। यानी कि इन सारे यानी कि कंपनियों को पता है कि इन गेमों में एक तो आर्थिक जोखिम है, आपने पैसा लगाया, आपका पैसा डूब गया, और दूसरा आपको इनकी लत लग सकती है। लत मतलब आप एडिक्ट हो जाओ कि यार आप पूरे समय यही खेलते रहो। तो इनकी नेचर जो है, भले ही ये स्किल पे आधारित हो, इनकी नेचर जो है वो जुए जैसी है कि नहीं? जुए में यही होता है कि नहीं होता है कि आप पैसा लगाते हो, हार जाते हो, आप अगले दिन फिर लगाते हो तो उम्मीद में कि यार मैं आज जीतूंगा, फिर आप थोड़ा बहुत जीत भी जाते हो कभी कभार, फिर आप और लगाते जाते हो और आखिरकार ऐसा हमने कितनी बार देखा है भारत में कि लोगों के घर परिवार लुट गए, वो सड़क पे आ गए जुए की लत के कारण। तो इन सब गेमों में, ये सारे जो भी गेम हैं, इनकी प्रवृत्ति वही है कि जिससे लोगों को लत लग सकती है। तो आर्टिकल ये कहता है कि सरकार को बिल्कुल क्लियर नियम बनाने चाहिए और कठोर नियम बनाने चाहिए कि नियम जो हैं वो हल्के फुल्के नहीं होने चाहिए कि आप चलो जैसा अभी हैं कि आप एक रेगुलेटरी बॉडी बना दो, आप एक काम करो, केवाईसी कर लो, ऐसे नियम नहीं, आपको रोकथाम के कठोर नियम बनाने पड़ेंगे क्योंकि इनकी सामाजिक कीमत बहुत भारी होती है ना, कि अगर इनकी लत लग जाती है तो क्या क्या सामाजिक कीमत हो सकती है? घर परिवार कंगाल हो जाते हैं, सड़क पे आ जाते हैं। युवा पीढ़ी को अगर इनकी लत लग गई तो लोगों की प्रोडक्टिविटी खत्म हो जाती है कि नहीं हो जाती? तो जैसे चीन ने क्या किया, चीन में ये गेम बड़े पॉपुलर हैं, तो चीन में क्या हुआ कि भाई युवा ऐसे पाए गए कि बहुत बहुत घंटे, पूरे दिन युवा कमरे के बाहर ही नहीं निकल रहे हैं, सारा दिन ऑनलाइन गेम ही खेले जा रहे हैं। तो उसके कारण क्या हुआ, चीन ने क्या किया, प्रतिदिन घंटे सीमित कर दिए कि एक यूजर जब लॉग इन करेगा तो वो अपने अकाउंट से मान लीजिए दिन का 1 घंटा ही खेल सकता है। जैसे 1 घंटा हो गया वो गेम अपने आप बंद हो जाएगा, अब आप कल खेल सकते हो। तो इस प्रकार के नियम चीन ने बनाए हैं। और भारत में भी अगर आप देखें तो ऐसे अनेकों गेम आए हैं जिनकी लत लोगों को लगी है। एक गेम मुझे याद आता है, कैंडी क्रश करके एक गेम होता था, अब मेरे ख्याल से पता नहीं लोग खेलते हैं कि नहीं, मेरे को पता नहीं। मैंने लोगों को यात्राओं के दौरान, मतलब मान लीजिए मैं एक समय में दिल्ली मेट्रो लेता था, दिन में 2 घंटे की यात्रा करता था एक तरफ की, यात्राओं के दौरान मैंने लोगों को ऐसे भी देखा है कि 2 घंटे उन्होंने अपने फोन से सर नहीं उठाया क्योंकि वो कैंडी क्रश खेल रहे थे। मैंने ये भी देखा है कि लोगों का स्टेशन छूट गया, लोग उस गेम में इतने खोए हुए हैं कि उनका स्टेशन छूट गया, 4 स्टेशन आगे जाके उनको याद आया कि अरे यार मेरे को तो 4 स्टेशन पीछे उतरना था। तो इस प्रकार की लतें हमने देखी हैं, है ना, ये हमने देखा है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि सरकारें जो हैं इसकी सामाजिक कीमत को भी ध्यान में रखते हुए ही इसके लिए नियम बनाएं। ठीक है, ये हो गया ऑनलाइन गेमिंग के बारे में हमारी छोटी सी चर्चा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एक इंटरेस्टिंग खबर है भाई कि सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी कि मंत्री जो होते हैं, यानी कि सरकारों में जो मंत्री होते हैं, मंत्रियों के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध होना चाहिए। यानी कि एक आम व्यक्ति के तौर पे आपको और मेरे को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद देता है? अनुच्छेद 19(1)(a) देता है। ये कुछ एक अनुच्छेद आपको याद करने पड़ेंगे अगर आपको याद नहीं है तो। अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत हमको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है कि नहीं है? हमको अपनी बात कहने की आजादी है, हम कह सकते हैं। हम अक्सर कहते हैं ना, हमें अपनी बात कहने की आजादी है, भारत तो एक आजाद देश है, ये हम सामान्यतः कहते हैं। तो आजाद देश में भी हमको यह अधिकार अनुच्छेद 19(1)(a) से मिला है। अभी तक इस अनुच्छेद के तहत जो अधिकार मिले हैं उसमें आम नागरिक और मंत्री में कोई भेद नहीं था, यानी कि मंत्री के पास भी वही अधिकार हैं जो आम नागरिक के पास हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका गई थी और याचिका का जो पक्ष था वो था दरअसल हेट स्पीच को लेकर। हेट स्पीच क्या होता है? नाम सुना होगा आपने। हेट स्पीच क्या होता है? जहां पर कोई व्यक्ति किसी धर्म, किसी संप्रदाय, किसी जाति, किसी नस्ल, किसी लिंग के आधार पर या किसी जगह की नागरिकता के आधार पर लोगों के विरुद्ध जो है भड़काऊ बातें करे। हेट स्पीच तो यार अब सबको पता ही होगा, हमारे देश में आजकल इतनी हेट स्पीच होती रहती है पूरे समय। ठीक है, तो हेट स्पीच जो है ये एक राजनीतिक वास्तविकता बन चुकी है भारत में कि हेट स्पीच की जाती है, यानी कि आप ये भड़काते हो। जैसे अभी हाल ही में एक सांसद हैं, एक भोपाल से सांसद जो हैं, उन्होंने एक धर्म विशेष के लोगों को यह कहा कि अपने घर के चाकू तेज कर लो, जल्दी ही जरूरत पड़ेगी या कभी जरूरत पड़ जाएगी। ये हेट स्पीच है कि नहीं है?
कि आप एक धर्म विशेष के लोगों को सशस्त्र होने के लिए कह रहे हो, आर्म्ड होने के लिए कह रहे हो, ताकि वो दूसरे धर्म के लोगों को मार सकें। ठीक है, ये हेट स्पीच है, ये एकदम क्लासिक एग्जांपल है हेट स्पीच का। तो ये हेट स्पीच बहुत समय से चल रही है। तो अब कई बार क्या हुआ है कि सरकार के जो मंत्री हैं, उन मंत्रियों ने भी हेट स्पीच की है। ठीक है, ऐसा हुआ है। तो अब ये जो पिटीशन थी, ये जो याचिका थी, वो ये कहती है कि हमारे संविधान में एक चीज होती है जो होती है सामूहिक जिम्मेदारी। सामूहिक जिम्मेदारी क्या है कि मंत्री परिषद की सामूहिक जिम्मेदारी होती है। यानी कि मान लीजिए कि अगर मंत्री परिषद में ऐसा नहीं होता कि किसी एक मंत्री की आलोचना की जा रही है, अगर किसी एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आ जाता है तो वो पूरे मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव माना जाता है, पूरे मंत्री परिषद को इस्तीफा भी देना पड़ता है। ठीक है, जो भी निर्णय सरकार लेती है, सरकार कभी ये नहीं कह सकती, जैसे मान लीजिए आज सरकार ने एक निर्णय लिया कि हम ये कोई चीज करेंगे, कल को आलोचना हुई तो सरकार ये नहीं कह सकती अरे यार ये तो मंत्री का निर्णय था, ये खराब मंत्री है। नहीं, वो क्या कह सकते हैं, वो ठीक है, उस मंत्री को हटा सकते हैं, ये सारे काम सरकार कर सकती है, प्रधानमंत्री के पास ये अधिकार है, लेकिन ये निर्णय सरकार का ही माना जाएगा। कहीं पर भी अगर इस मामले को लेके मान लीजिए कोर्ट केस होता है तो सरकार ये नहीं कह सकती कि यार ये इस मंत्री की प्रॉब्लम है, आप इससे बात कीजिए। जिम्मेदारी सामूहिक होती है। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये माना गया कि अगर हेट स्पीच हो रही है, मान लीजिए एक व्यक्ति है जो हेट स्पीच कर रहा है और वो मंत्री है, तो ये क्यों ना माना जाए कि पूरी की पूरी सरकार ही हेट स्पीच कर रही है। समझ रहे हैं कि नहीं आप? अगर जिम्मेदारी सामूहिक है तो इसको ऐसा क्यों ना माना जाए कि पूरी की पूरी सरकार हेट स्पीच कर रही है अगर एक मंत्री हेट स्पीच कर रहा है। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, मंत्रियों के बोलने के अधिकार पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। हमको ये कहना चाहिए कि मंत्री जो हैं वो क्या बोल सकते हैं क्या नहीं, ये प्रतिबंधित होगा, क्योंकि वो जो भी कह रहे हैं वो सरकार का व्यू है, वो सरकार का विचार है। ठीक है, ये एक पिटीशन आई थी, सुप्रीम कोर्ट ने इसे क्या कर दिया है, इसे खारिज कर दिया है। ये याद रखिए, ये आर्गुमेंट था जो मैं आपको दे रहा था। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया ये आर्गुमेंट गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद के बाहर अपने निजी समय में मंत्री क्या बयान देता है, क्या बोलता है, उसको सरकार का बयान नहीं माना जा सकता। और सुप्रीम कोर्ट ने यह बात एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताई है कि सामूहिक जिम्मेदारी जो होती है, इसका फ्लो जो है वो समूह से व्यक्ति की ओर होगा, ना कि व्यक्ति से समूह की ओर। इसको मैं एक बार जल्दी से आपको समझा देता हूं। इसका मतलब यह है कि सरकार एक समूह है और इधर एक व्यक्ति है मंत्री। तो सरकार ने जो निर्णय लिए वो मंत्री की बात मानी जाएगी। ये जो सरकार के निर्णय है, ये मंत्री का भी निर्णय माना जाएगा। सामूहिक जिम्मेदारी का मतलब ये है, समझिए आप इस बात को। अगर सरकार कुछ कह रही है तो यह माना जाएगा कि सारे मंत्री ये कह रहे हैं। यानी कि अगर कल को मान लीजिए सरकार ऐसा कुछ नियम बना देती है तो कोई मंत्री कल को यह नहीं कह सकता कि सॉरी मैंने निर्णय नहीं लिया, सरकार ने लिया है। भाई अगर सरकार ने निर्णय लिया है तो आपका भी माना जाएगा। यह है सामूहिक जिम्मेदारी। सामूहिक जिम्मेदारी इसकी उल्टी नहीं है। यानी कि अगर एक व्यक्ति ने कुछ कह दिया, मैं एक बार कलर बदल लेता हूं उसका, कि अगर एक व्यक्ति ने कुछ कह दिया तो इस व्यक्ति का जो निर्णय है वो सरकार का माना जाए, ये सामूहिक जिम्मेदारी नहीं है। तो सामूहिक जिम्मेदारी ये है, ये नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? कि अगर सरकार कुछ कर रही है वो व्यक्ति का माना जाएगा कि हर व्यक्ति सरकार में वही सोचता है, वही उसका निर्णय है। लेकिन अगर एक व्यक्ति कुछ कह देता है तो यह सरकार का निर्णय नहीं माना जाएगा। इस बात को याद रखें। ये सरकार ने स्पष्ट किया कि ये जो सामूहिक जिम्मेदारी है ये कैसे फ्लो करती है। ये फ्लो करती है समूह से व्यक्ति की ओर, इसको लिख कर रखें, ना कि व्यक्ति से समूह की ओर। और मंत्री के व्यक्तिगत की कथन की जिम्मेदारी जो है पूरी तरह से पूरी सरकार की नहीं है, ये उस व्यक्ति का प्रॉब्लम है। आगे कोर्ट ने यह भी कहा कि हेट स्पीच हमको पता है होती है, लेकिन हेट स्पीच एक राजनीतिक समस्या है कि सरकारों को उस पर कार्यवाही करनी चाहिए। ये सरकारों के ऊपर है कि आपका कोई मंत्री अगर उल्टे सीधे भाषण दे रहा है, बयानबाजी कर रहा है, या आपका कोई सांसद गलत तरह की बातें कर रहा है तो आप उस पर कार्रवाई करें। ये कोर्ट का काम नहीं है, ये राजनीतिक मामला है, सरकारें इसको तय करेंगी। लेकिन संवैधानिक तौर पे हम मंत्रियों के जो बोलने की आजादी है उसको खत्म या उसको कम नहीं करेंगे। ये महत्वपूर्ण निर्णय है जो भारत के उच्चतम न्यायालय ने दिया है, इसको आप याद रखें। ठीक है, अच्छा ये मैंने हेडिंग गलत हो गया, ये जो है ये जापान के ऊपर है।
तो जापान में एक नए प्रकार की समस्या आ रही है। हमारे यहां हम जनसंख्या कम करने के लिए कानून लाने की कोशिश कर रहे हैं। जापान में क्या हो गया है, जनसंख्या वृद्धि दर जो है वो माइनस 0.5% है। यानी कि साल दर साल जापान की आबादी अब कम होती जा रही है। जो युवा लोग हैं वो बच्चे पैदा नहीं कर रहे हैं, बच्चे पैदा नहीं करना चाहते, और इस कारण से वहां पर आबादी जो है वो गिरती जा रही है। ये जापान के लिए बहुत बड़ी चिंता बन गई है। इसके अलावा जापान में क्या हो गया है, आप इस मैप से देख सकते हैं कि देखिए कुछ ऐसे बड़े शहर हैं, टोक्यो हो गया, ओसाका हो गया, वहां पर जनसंख्या घनत्व 6-6 हजार लोग हैं, यानी कि प्रति वर्ग किलोमीटर 6,000 लोग रहते हैं। वहीं देखिए जापान के ऐसे बड़े हिस्से हैं, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये सारे जितने भी आपको लाइट कलर के हिस्से दिख रहे हैं, यहां पर जनसंख्या घनत्व जो है 100 के आसपास भी नहीं है अब। तो ऐसे तो क्या हो गया, जनसंख्या जो है धीरे धीरे सारी जनसंख्या मूव कर करके कुछ बड़े शहरों की ओर चली गई है। तो जनसंख्या कुछ बड़े शहरों में रह गई है, और जो सुदूरवर्ती इलाके हैं, आंतरिक इलाके हैं देश के, वहां पर लोग ही नहीं बचे। वहां पर आप किलोमीटरों चलते जाइए, आपको लोग ही नहीं मिलेंगे। तो ये एक बड़ी समस्या आ गई है। बाकी देश में जनसंख्या घनत्व बहुत कम हो गया है, और ये जो किलोमीटरों पे आपको लोग मिलते भी हैं, ये बुजुर्ग मिलते हैं, क्योंकि युवा लोग जो हैं वो तो सारे छोटे शहरों की ओर चले गए हैं, माफ कीजिएगा बड़े शहरों की ओर चले गए हैं। तो ये एक बड़ी समस्या जापान में आ रही है कि सारे युवा लोग जो हैं वो इन बड़े शहरों में आ गए हैं। एक तो आबादी कम हो रही है, ठीक है, और ये युवा लोग सारे इधर आ गए हैं, तो बाकी देश में जनरली बेचारे बड़े बुजुर्ग बूढ़े लोग रह गए हैं, और अब ये एक बहुत बड़ी समस्या जैसा जापान में बनता जा रहा है। तो आयु के आधार पर भी इसका वितरण हो रहा है। तो जापान की सरकार ने देखिए इसको क्या एक इनाम घोषित किया है कि अगर आप किसी बड़े शहर को छोड़कर आंतरिक इलाके में जाओगे तो आपको 1 मिलियन येन इनाम में दिया जाएगा। कि आप अगर टोक्यो या ओसाका या ऐसे शहरों में रहते हो, उनको छोड़कर अगर आप किसी सुदूरवर्ती इलाके में जाके बस जाते हो तो आपको हम 1 मिलियन येन देंगे। भारत की मुद्रा के हिसाब से देखें करीब 6.5 लाख रुपए आपको सरकार देगी, ठीक है। ये इनाम वहां पहले भी था, पहले 3 लाख येन होता था, अब उसको 3 गुने से भी ज्यादा कर दिया गया है। एक और बात ये आर्टिकल कहता है कि देखिए जापान में यह हो सकता है जनसंख्या जो यहां पे आके जमती जा रही है इस समस्या को सुलझाए, लेकिन जापान का एक जो वर्क कल्चर है, जो कार्य संस्कृति है जापान की, वो बहुत ज्यादा बिजी कार्य संस्कृति मानी जाती है। तो आप देखेंगे कि जापानी व्यक्ति जो होता है वो बहुत ज्यादा काम करता है, वो पूरे दिन जो है काम में ही व्यस्त रहता है, वो और कुछ नहीं करता। तो जापान में जो है आराम करना, परिवार के साथ समय गुजारना, सांस्कृतिक चीजों के लिए समय गुजारना, विवाह करना, बच्चे पैदा करना, लोगों के पास अक्सर इनके लिए समय ही नहीं होता। तो आर्टिकल एक ये भी कहता है कि जापान को कुछ हद तक अपनी कार्य संस्कृति पर भी पुनर्विचार करना चाहिए। जो एक जापान में इस चीज को बहुत अच्छा माना जाता है कि आप 24 में से 20 घंटे काम करते रहते हो, जबकि आप अगर यूरोप में जाएंगे तो आप देखेंगे कि यूरोपीय देशों में इस चीज को बहुत खराब माना जाता है कि आप अगर 24 में से 20 घंटे काम कर रहे हैं, आपने सालों से छुट्टी नहीं ली, तो इस बात को बहुत खराब माना जाता है कि आप तो बहुत खराब तरह से काम करते हैं, एक आपके जीवन में कार्य और जीवन का बैलेंस नहीं है, संतुलन नहीं है। तो इस बात पर भी जापान को अब गौर करना पड़ेगा। ये एक समस्या जापान में आ रही है, ठीक है। ये इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल था जिसके बारे में हमने संक्षेप में चर्चा की। इंडियन एक्सप्रेस में एक और आर्टिकल आया है, बहुत लंबा सा आर्टिकल है, लेकिन कुछ ही बातें उसमें गौर करने योग्य है। तो अभी हाल ही में सरकार ने क्या किया, भारत में फिल्में बनाने और फिल्मों को मैनेज करने के लिए सरकारी संस्थान होते थे। आप अगर पुरानी फिल्में देखें, प्रसिद्ध फिल्में देखें, तो आपको ये एनडीएफसी का ये लोगो वगैरह आपको ये सब दिख जाएंगे, है ना। ये सारे लोगो, आप अगर एक चिड़िया अनेक चिड़िया वगैरह के वीडियो जो आते हैं आप देखेंगे तो आपको इस प्रकार के वीडियो मिल जाएंगे। यानी कि कुछ सरकारी संस्थान ही थे जो इस तरह के वीडियोस को बना रहे थे, इस तरह की फिल्मों को बना रहे थे, ठीक है। तो अब क्या हुआ है, तो इस तरह के अनेकों संस्थान थे। अब तक इस तरह के संस्थान क्या थे, फिल्म डिवीजन था, एक भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार था, एक फिल्म समारोह निदेशालय था, एक भारतीय बाल फिल्म सोसाइटी थी, और एक राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम था। ये 1 2 3 4 5 संस्थान थे। सरकार ने क्या किया, एक राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम को छोड़कर इन बाकी सबको 31 दिसंबर को समाप्त कर दिया, और इन सबके रोल जो हैं वो सबके सब क्या कर दिए, राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के अंतर्गत डाल दिए।
कि जो भी काम ये बाकी बॉडीज करती थी वो सारा काम अब नेशनल फिल्म डेवलपमेंट, जो ये एनडीएफसी काउंसिल जो होती है, राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम, यही करेगा। ये सरकार ने स्थापित कर दिया। तो एनडीएफसी का सरकार ने चार्टर जो है उसका विस्तार कर दिया, उसको बड़ा एक संस्थान बना दिया और बाकी सारी बॉडीज को पिछले साल के 31 दिसंबर को खत्म कर दिया। ठीक है, तो अब ये काम क्यों किया गया? क्योंकि इसके लिए एक समिति बनी थी जो एक सेवानिवृत्त सूचना एवं प्रसारण सचिव थे, विमल जुल्का। ये नाम आप याद रखिए। विमल जुल्का समिति किस बारे में थी? यह प्रश्न आ सकता है। इस तरह के प्रश्न कई बार आते हैं और ये वही फ्री के प्रश्न होते हैं। अगर आपको पता है तो आप तुरंत कर दोगे, नहीं पता तो आप नहीं कर पाओगे। विमल जुल्का साहब की अध्यक्षता वाली एक समिति बनी थी। उन्होंने ऐसी सिफारिशें दी थी कि भाई बुनियादी ढांचे और जनशक्ति के बेहतर उपयोग के लिए और हमें तालमेल बेहतर करना पड़ेगा। तो जुल्का साहब की कमेटी का आर्गुमेंट ये था, फिल्मों के प्रबंधन के लिए हमको इतने सारे ऑर्गेनाइजेशंस की जरूरत नहीं है ना। हम कोई काम एक से करा रहे हैं, दूसरा काम किसी और से करा रहे हैं, एक बॉडी बनाते हैं और सारा काम उसको ही देते हैं, उस बॉडी को बड़ा कर देते हैं। ऐसी अनुशंसा जो है वो जुल्का साहब की समिति ने की, विमल जुल्का साहब की समिति ने की। इसमें कई सारे फिल्म जगत के लोग भी शामिल थे इस समिति के में। ठीक है, अब लेकिन यहां पर कुछ समस्याएं हैं। उन समस्याओं को क्या है इस आर्टिकल ने हाईलाइट करने की कोशिश की है कि इस अनुशंसा में दिक्कत क्या है। कि देखिए, अब तक क्या होता था, जैसे राष्ट्रीय फिल्म उसके पहले हम जाते हैं इस पर कि देखिए, जुल्का समिति की जो रिपोर्ट थी, बहुत बार फिल्म जगत के लोगों ने सरकार से कहा कि भैया ये रिपोर्ट आप हमको दिखा तो दो, जिसके आधार पे आप इतने सारे बदलाव कर रहे हो, वो रिपोर्ट दिखाओ। सरकार ने ये रिपोर्ट दिखाई नहीं बहुत वक्त तक। फिर कई बार आरटीआई दाखिल किया गया। आरटीआई बार बार दाखिल करने के बाद भी सरकार ने आरटीआई के तहत भी रिपोर्ट शेयर करने से मना कर दिया, जबकि एक रिपोर्ट है, इसमें ऐसा क्या राष्ट्रीय सुरक्षा की बातें हैं कि आप आरटीआई में उसको नहीं दोगे। लेकिन सरकार ने इसको देने से इनकार कर दिया। फिर जब बहुत दबाव पड़ा तब जाके सरकार ने वेबसाइट पे अपलोड तो कर दी, लेकिन उसमें क्या है कि केवल जुल्का साहब के हस्ताक्षर हैं और एक और सदस्य के हस्ताक्षर हैं। फिल्म जगत के जो अनेकों लोग हैं उनके हस्ताक्षर ही नहीं है। तो इस बात का भी संदेह है कि इस रिपोर्ट को बार बार बदला गया है और जो बाकी सदस्य थे उनकी इच्छा के विपरीत बदला गया है, ऐसा एक संदेह इस आर्टिकल के लेखक यहां पे व्यक्त करते हैं। एक जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात वो करते हैं। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? जहां पर आप खुद निर्णय ले रहे हो और आप खुद ही एक प्रतिस्पर्धी भी हो। जैसे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का कॉमन एग्जांपल क्या हो जाएगा कि आप यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हो और आपके पिताजी यूपीएससी की कॉपियां चेक कर रहे हैं या इंटरव्यू ले रहे हैं। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है कि नहीं? तो ये होता है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। तो अब तक क्या होता था, राष्ट्रीय फिल्म, जो राष्ट्रीय पुरस्कार दिए जाते हैं फिल्मों को, ये कौन देता था? फिल्म समारोह निदेशालय देता था। और एनडीएफसी जो है वो फिल्में बनाता था, जो बाल फिल्मों का संस्थान है वो भी फिल्में बनाता था। तो ये कंटेंडर होते थे कि ये अवार्ड जीत सकते हैं। अब क्या हो जाएगा, एनडीएफसी पिक्चरें बनाएगा और राष्ट्रीय पुरस्कारों का निर्णय भी एनडीएफसी खुद ही लेगा। तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है या नहीं है? तो इसके लिए कोई प्रयोजन किया ही नहीं गया है, इसके लिए कोई प्रावधान ही नहीं किया गया है। तो लेखक ये कहते हैं कि ऐसा लगता है कि एक जल्दबाजी में इन सबको एक करके आपने एक समिति बना दी ताकि एक प्रकार की ही पिक्चरें बने। सरकार ऐसा चाहती है और ये सरकार का लक्ष्य है। और आप इस तरह की जो बहुत मूल समस्याएं हैं, कोई भी अगर रिपोर्ट बनाएगा तो इस तरह की बातों पर तो गौर करेगा ही ना, कि भाई पिक्चरें भी यही बनाएंगे, अवार्ड भी यही देंगे, तो ये तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। लेकिन इस तरह की बातों पर भी गौर नहीं किया गया है। ये बात ये रिपोर्ट कहती है। इतना सा इसका आर्गुमेंट है, ये इस निर्णय की आलोचना करती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक छोटा सा आर्टिकल है। ये इस पे हम थोड़ी सी एक मतलब ये आज का मेरे ख्याल से सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ये आरएस शर्मा साहब ने लिखा है। आरएस शर्मा साहब जो है वो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के चेयरमैन हैं। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं ये। इन्होंने ये एक आर्टिकल लिखा है। इसके पहले जो आधार जो संस्थाएं बनाती थी उसके भी वो चेयरमैन रहे थे। तो आरएस शर्मा साहब ने भारत के स्वास्थ्य में डिजिटलीकरण के बारे में ये आर्टिकल लिखा है। थोड़ा समय है हमारे पास, 15 मिनट के आसपास का, हम 5-10 मिनट इसको दे सकते हैं। ठीक है, तो इन्होंने देखिए ये कहा है कि भारत ने डिजिटल सार्वजनिक सुविधाएं बनाने में महारत हासिल कर ली है। ये बात हम मानते हैं कि नहीं मानते कि डिजिटल सार्वजनिक सुविधाएं, यानी कि सार्वजनिक सुविधाएं मतलब जो सबके लिए हो, जिनमें यह फर्क ना हो कि भाई आप कुछ लोगों के लिए तो है, बाकी लोगों के लिए नहीं है। जैसे एग्जांपल क्या है, आधार को लेके आप कितना भी संशय व्यक्त करें कि ये सही है या नहीं है, लेकिन ये सार्वजनिक तो हो चुका है ना। अब आपको लगभग सभी लोगों के पास आधार मिलेगा। मैं लगभग शब्द का प्रयोग कर रहा हूं।
और आधार जो है उससे बहुत सारी चीजों को आपने सुदृढ़ भी किया है। तो अपने आप में भारत जैसे बड़े देश में आपने इतनी सफलतापूर्वक आधार का कार्यक्रम चलाया। उससे भी ज्यादा सफलतापूर्वक जो शायद भारत ने चलाया वो था वैक्सीन, कोविड को लेकर जो भारत के डिजिटल कार्यक्रम थे, जैसे कोविन था या आरोग्य सेतु था, कि आप सबने कोविड का टीका लगवाया होगा, वैक्सीनेशन कराया होगा आप। तो देखिए दुनिया के लगभग सभी देशों में ये एक, इस पे एस जयशंकर साहब का एक भाषण भी है। तो जयशंकर साहब ये कहते हैं कि भाई मैं अपने बेटे, उनका बेटा अमेरिका में रहता है, तो बोले मैं अपने बेटे के साथ अमेरिका में लंच करने कहीं गया और वहां पे क्या था, लंच के समय वो वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट मांग रहे थे। तो मेरे बेटे ने जेब में से एक मुड़ा तोड़ा सा कागज निकाला कि भाई ये है मेरा वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट। वहीं मैंने क्या किया, अपना फोन खोला, ऐप खोली और उनको सर्टिफिकेट दिखा दिया। तो दुनिया के विकसित देशों में भी कोविड सर्टिफिकेट लोगों को कागज पे दिए गए हैं। वहीं भारत ने लगभग इसका पूरी तरह से इसको डिजिटल कर दिया कि नहीं कर दिया, कि हम सबके पास, मेरे पास अभी तक मेरे वैक्सीन सर्टिफिकेट का प्रिंट आउट नहीं है, लेकिन मेरे को पता है कि मेरे फोन के ऐप पे है, मैं उससे कभी भी जिस समय चाहूंगा पीडीएफ ले सकता हूं, उसको देख सकता हूं, किसी को भी दिखा सकता हूं। तो भारत ने एक इतने बड़ी आबादी के बाद भी डिजिटल सुविधाएं जो हैं वो इतनी सारी लोगों को दी। तो अब ये कहते हैं कि देखिए कोविड के समय एक और चीज जो हमें देखने को मिली कि टेलीमेडिसिन जो होता है उसमें 85% तक वृद्धि आई। टेलीमेडिसिन, टेली कंसल्टेशन, यानी कि आप बीमार हुए और आपके गांव में, आपके क्षेत्र में अगर अच्छे डॉक्टर नहीं हैं तो आपको यह सुविधा है कि आप टेलीफोन के माध्यम से, वीडियो कॉल के माध्यम से आप डॉक्टर से बात कर पाएं और आप जो है इस सुविधा का प्रयोग कर पाएं। यह हम सबने प्रयोग किया। जब मुझे कोविड हुआ मैंने डॉक्टर को दिखाया, वीडियो कॉल के माध्यम से मैंने चर्चा की। मैंने डॉक्टर से, ऑब्वियसली मैं मिलने नहीं गया, मैं बचना चाहता था, ठीक है। तो और अब सोचिए गांव देहात में जो लोग हैं जहां पर अच्छे चिकित्सक नहीं हैं, उनके लिए ये कितना बड़ा वरदान है कि आप एक बड़े डॉक्टर से, शहर के डॉक्टर से मिलने के लिए आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। तो एक टेलीमेडिसिन जो है इसमें भी वृद्धि हो रही है। लेकिन अब शर्मा साहब ये कहते हैं कि हमको इसको और बढ़ाना है और इसमें और एकीकृत प्रयास करने होंगे। तो उसके लिए वो बताते हैं कि भारत सरकार ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की शुरुआत की है। ठीक है, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, ABDM, ये नाम याद कर लीजिए। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की शुरुआत की है। इसके तहत क्या होगा, सबका आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता बनेगा। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता मतलब आभा, ABHA, आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट। तो आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट में क्या होगा, ये एक ऑनलाइन अकाउंट होगा। इसमें क्या होगा कि आपके स्वास्थ्य की सारी डिटेल इसमें भर्ती होंगी और इसके अलावा आपके स्वास्थ्य से जुड़े जो दस्तावेज हैं, अगर आप करना चाहते हो तो आप अपने दस्तावेज भी इसमें अपलोड कर सकते हो। देखिए ये सब कितनी अच्छी बातें हैं और ये कितनी बड़ी समस्याएं हैं। मतलब जैसे आप में से कई लोगों को पता है कि पिछले महीने मुझे कमर की एक बहुत मेजर स्पाइन की तकलीफ हुई, ठीक है। अब मेरे डॉक्टर ने कहा कि भाई आपने कभी पहले MRI कराया है? मैंने कुछ वर्ष पहले कराया था। तो डॉक्टर ने कहा कि आप उस रिपोर्ट को लेके आ जाइए। अब देखिए क्योंकि वो MRI मैंने कुछ वर्ष पहले कराया था, बीच में मैंने घर बदल लिया, तो अब वो MRI की रिपोर्ट कहीं खो गई, वो मेरे को नहीं मिली। अब सोचिए अगर एक ऐसी ऐप हो जहां पर मैं जो भी टेस्ट करा रहा हूं उसका डेटा सुरक्षित हो, तो मुझे ये करने की जरूरत ही नहीं है। मैं वो ऐप खोल के डॉक्टर को दिखा दूंगा, या फिर मैं एक बार बस ये एंट्री कर दूं कि मैं इस डॉक्टर से इलाज करा रहा हूं, तो मेरे सारे मेडिकल रिकॉर्ड उस डॉक्टर के पास अपने आप वो देख पाएगा कि अच्छा ये इस व्यक्ति के मेडिकल रिकॉर्ड्स हैं, हाँ इसने 5 साल पहले MRI कराया था, ये उसकी रिपोर्ट है, वो देख पा रहा है। तो सारे रिकॉर्ड जो हैं इसमें हर मरीज की एक विशिष्ट पहचान होगी और अपने स्वास्थ्य रिकॉर्ड वो शेयर कर सकता है और किसी भी स्वास्थ्य सेवा के समय उनको प्रयोग कर सकता है। ये हो चुका है लागू। अभी 30 करोड़ से ज्यादा आभा अकाउंट बन चुके हैं और 5 करोड़ से ज्यादा जो है वो स्वास्थ्य से जुड़े डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी इस पर आ चुके हैं, ठीक है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता, आभा, आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, इसको आप याद रखें, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। इसके अलावा खाली इतना ही नहीं है, इसके अलावा जो भी डॉक्टर हैं और जहां कहीं भी अस्पताल है, क्लिनिक है वगैरह, तो एक तो स्वास्थ्य सेवाओं की रजिस्ट्री की जा रही है और स्वास्थ्य कर्मियों की रजिस्ट्री की जा रही है, जिससे कि एक केंद्रीयकृत रिकॉर्ड बनेगा। इस केंद्रीयकृत रिकॉर्ड से क्या होगा कि मैं सर्च कर सकता हूं कि अच्छा मेरे को बीमारी है, मुझे मिलना है कुछ लोगों से, तो ये अस्पताल उपलब्ध हैं, इनमें ये डॉक्टर उपलब्ध हैं, ये जो कर्मचारी यहां पर उपस्थित हैं, मैं इनसे बात कर सकता हूं, मैं इनसे मिल सकता हूं,
ठीक है। इसके अलावा अक्सर हमको पता नहीं चलता कि कौन सी दवाइयां प्रयोग करनी चाहिए। अलग अलग समय पर दवाइयां जो है वो स्वीकृत होती हैं या अस्वीकृत होती हैं। तो एक ड्रग रजिस्ट्री से अनुमोदित दवाइयों की भी सूचना सारी एक ही जगह पे आ जाएगी, ठीक है। इसके अलावा देखिए एक जो बन रहा है सबसे इंपॉर्टेंट, वो है एकीकृत स्वास्थ्य इंटरफेस। एकीकृत स्वास्थ्य इंटरफेस क्या है कि आपको स्वास्थ्य से जुड़ी जो भी सुविधा चाहिए वो सारी की सारी उस ऐप पे, उस इंटरफेस पे एक साथ उपलब्ध है। आपको डॉक्टर ढूंढना है, आपको अस्पताल ढूंढना है, आपको एम्बुलेंस ढूंढनी है, आपको दवाई ढूंढनी है, आपको जो भी कुछ करना है वो सारा का आपको डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेनी है, वो सारी चीजें इस एकीकृत स्वास्थ्य इंटरफेस पे आएगी। इस पर अभी काम चल रहा है, ये जल्दी ही लागू किया जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा एक तरह से भारत में जो स्वास्थ्य की सेवाएं हैं उनको पूरी तरह से ये डिजिटल बना देगा, उनका डिजिटलीकरण कर देगा, ठीक है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, ठीक है। आरोग्य सेतु ऐप जो है उसको एक सामान्य स्वास्थ्य ऐप बना दिया जाएगा कि आपका जनरल हेल्थ जो है वो आप आरोग्य सेतु पे ट्रैक कर सकते हो। इसके अलावा हेल्थ बीमा जो है, हेल्थ इंश्योरेंस जो है, लोगों के हेल्थ इंश्योरेंस होते हैं, लोग अस्पताल जाते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस का क्लेम उनको लेना होता है, तो अक्सर उसके लिए उनको बहुत सारे दस्तावेज सबमिट करने होते हैं कि आप कहां भर्ती हुए, उसके क्या बिल आए, क्या टेस्ट कराए गए। लेकिन आप सोचिए क्या होगा अगर यह सारा एकीकृत है, तो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी भी उस ऐप से ही ले लेंगी ना। मान लीजिए मैं एक पेशेंट हूं, मैं मेरा एक ऑपरेशन हुआ, उसके लिए मैं भर्ती हुआ अस्पताल में, तो अपने इंश्योरेंस के लिए मैं क्या करता हूं, वो सारे डॉक्टर से लिखवाता हूं कि हाँ भाई इस आदमी को ऑपरेशन करवाना था, सारे बिल लेके आता हूं वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें मैं इंश्योरेंस कंपनी को देता हूं। लेकिन अब क्या होगा, ये सारे दस्तावेज तो ऑलरेडी उस ऐप पे हैं कि नहीं है। बस मैं ये कर दूंगा कि इस हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को ऑथोराइज कर दूंगा, इसको अधिकृत कर दूंगा कि ये मेरे दस्तावेज देख पाए। तो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी भी वहीं से दस्तावेज देखेगी हाँ सारे ठीक हैं, वहीं से जो आपका इंश्योरेंस अप्रूव हो जाएगा। तो आपकी बहुत सारी समस्याएं यहां पर भी खत्म होंगी। तो यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। इसके अलावा भारत को एक मेडिकल टूरिज्म के लिए बहुत बड़ा डेस्टिनेशन बनाने के लिए, मेडिकल टूरिज्म क्या होता है कि हम विदेशियों से कहें कि आप भारत में आके इलाज कराइए, हमारे यहां बहुत बढ़िया सुविधाएं हैं, तो उसके लिए हम एक हील बाय इंडिया कार्यक्रम चलाएंगे, जिसके तहत भारत की जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उनका हम हर जगह प्रचार करेंगे। तो इस तरह से आर एस शर्मा साहब एक पूरा खाका, एक पूरा आउटलाइन खींचते हैं कि किस तरह से भारत की स्वास्थ्य सेवाओं का पूरा डिजिटलीकरण किया जाएगा। यह आर्टिकल आज के अखबारों में सबसे इंपॉर्टेंट है। इसका अगर आपको नहीं समझ में, हालांकि बहुत सिंपल था, इसमें जो भी मैंने स्कीम्स बताई हैं इनको एक जगह नोट कर लीजिए, बहुत ज्यादा जरूरी है। इसको बार बार देखिए, इस पर आपको प्रश्न मिलना लगभग तय है। मैं ये भी कह सकता हूं कि लगभग तय है कि इन चीजों पर आपसे प्रश्न पूछे ही जाएंगे किसी ना किसी एग्जाम में, तो इसको आप याद रखिए, ठीक है। आखिरी आर्टिकल बहुत छोटा सा है, 2 लाइन की चर्चा है बस। अफ्रीका में रिवर्स रेसिज्म। रिवर्स रेसिज्म क्या होता है? अच्छा, रेसिज्म क्या होता है? नस्लवाद क्या होता है? नस्लवाद जो है सामान्यतः हम ये मानते हैं कि जैसे अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में क्या होता था, जो श्वेत लोग थे वो अश्वेत लोगों के खिलाफ भेदभाव करते थे, ये था रेसिज्म। लेकिन फिर नेल्सन मंडेला के नेतृत्व में जब वहां अश्वेत सरकार बनी तो उसने रेसिज्म खत्म कर दिया। अब देखिए, मंडेला साहब जो हैं, एक बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार फिल्म बनी थी नेल्सन मंडेला के जीवन पे। मैं फिर नाम भूल गया उस फिल्म का, मैं कमेंट में डाल दूंगा फिल्म का नाम, अंग्रेजी पिक्चर है, आप देखना चाहते हैं तो आप जरूर देखिएगा। इनविक्टस नाम है फिल्म का। उस फिल्म से आपको एक ज्ञान मिलेगा कि दक्षिण अफ्रीका में बहुत गुस्सा था कि ये जो गोरे लोग हैं इन्होंने हम पर इतना अत्याचार किया, तो अब हम वापस आएंगे तो हम इन पर अत्याचार करेंगे। नेल्सन मंडेला ने उन सारी प्रवृत्तियों को रोका कि भाई देखो, हमें जिस तरह की सरकार बनानी है उसका मतलब यह नहीं है कि अब हम अत्याचार का बदला अत्याचार से लेंगे, हम सबको बराबर मानेंगे, हम ऐसी सरकार बनाएंगे, ठीक है। तो अब लेकिन कुछ इस प्रकार के अश्वेत तत्व जो हैं वो दक्षिण अफ्रीका में उभर के आ गए हैं, जो कि रिवर्स रेसिज्म कर रहे हैं, यानी कि जो वहां पे श्वेत लोग हैं या फिर जो अश्वेत नहीं हैं, उन सबके साथ जो है वो भेदभाव करने लगे हैं। जैसे जो सुधींद्र कुलकर्णी ने आर्टिकल लिखा है, वो बताते हैं कि जैसे काफी लोग ये कहते हैं कि भाई हमारे बच्चे जो भारतीय वहां रहते हैं वो ये कहते हैं कि हमारे बच्चे तो अब यहां रहने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि जो अश्वेतों के लिए सारे सीट रिजर्व हैं, हम लोग तो अश्वेत हैं नहीं, तो हमको कुछ मिलेगा नहीं, हमें कहीं बाहर जाना पड़ेगा, ठीक है। और होता क्या है, देखिए इसमें समस्या क्या आती है कि श्वेत लोग जो है वो तो अमीर है, जो लोग गोरे हैं वो जनरली बहुत अमीर है वहां पर, इसलिए उनको कोई खास फर्क नहीं पड़ता। इसका दुष्परिणाम किसे भुगतना पड़ता है?
जो लोग ना तो श्वेत हैं और ना अश्वेत हैं। जैसे भारतीय, जो वहां पे अश्वेत लोग हैं वो भारतीयों को अपना नहीं मानते, वो कहते हैं भारतीय तो दूसरी कैटेगरी वाले हैं। वहीं श्वेत लोग भी भारतीयों को अपना नहीं मानते। तो भारतीय जो है वो कहीं बीच में अटके हुए हैं, जिसके कारण दोनों पक्ष जो है भारतीयों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे। और इसका एक बहुत बड़ा कारण जो है ये दो सज्जन हैं। ये दो सज्जन जो है ये हैं गुप्ता बंधु। ठीक है, तो गुप्ता बंधु जो थे वो दक्षिण अफ्रीका में बहुत बड़े व्यापारी थे, जिन्होंने दक्षिण अफ्रीका के भूतपूर्व राष्ट्रपति जेकब जुमा के साथ मिलकर भ्रष्टाचार की गंगा बहाई थी। इन्होंने वहां पर भ्रष्टाचार की इन दोनों बंधुओं ने नदियां बहाई थी। वो इस कदर हुआ कि जेकब जुमा को भी गिरफ्तार किया गया और आखिरकार इनको भी गिरफ्तार किया गया। तो ये दोनों व्यक्ति दक्षिण अफ्रीका में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन के उभरे थे, ये दो भारतीय भाई। ठीक है, तो इनके कारण क्या हो गया है कि एक आम दक्षिण अफ्रीकी व्यक्ति में भारतीयों को लेके एक संदेह है, एक गुस्सा है, ऐसा सुधींद्र कुलकर्णी कहते हैं। और वो कहते हैं कि आज के समय में, आज के परिप्रेक्ष्य में अफ्रीका जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो भारत को प्रयास करना चाहिए कि अपना जो कूटनीतिक प्रयास है वो अफ्रीका में बढ़ाए, जिससे कि ये जो गुस्सा है ये गुस्सा खत्म हो। और सामान्यतः भारतीयों के साथ अगर अच्छा व्यवहार नहीं हो रहा है तो ऐसा हमें देखने को ना मिले। बस यही इतनी सी बात सुधींद्र कुलकर्णी कहते हैं। अगर भारत दक्षिण अफ्रीका संबंध या भारत अफ्रीका संबंधों पे आपसे पूछा जाता है तो आप इस आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ये हुआ हमारा आज का डिस्कशन। अब आते हैं प्रश्नों पर। निम्न कथनों में से असत्य कथन पहचानिए। भारत में स्थानीय प्रशासन को संवैधानिक दर्जा प्राप्त है, यह आपको मैंने बताया 73वें और 74वें संशोधन से यह प्राप्त है। तो यह कथन सत्य है। स्थानीय प्रशासन के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से अंकित हैं, अंकित नहीं हैं, आपको मैंने बताया ना। तो यह कथन हो गया गलत। तो इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हुआ 2 ओनली। फिर वही देखिए क्या कहा गया आपसे, असत्य कथन पहचानिए। तो यह वाली गलती मत कीजिएगा, बार बार आपको सिखाता हूं मैं ये चीज। तो इसका आंसर हो गया 2 ओनली। केवल कथन नंबर 2 जो है वो असत्य है, कथन नंबर 1 जो है वो सत्य है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इन कथनों में से भी आपको आज असत्य कथन पहचानना है। अब तो आपने पढ़ लिया होगा ना असत्य। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता हर डॉक्टर को चिन्हित करेगा, नहीं। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता जो है वो हर व्यक्ति को चिन्हित करेगा, हर व्यक्ति को एक विशेष आइडेंटिटी देगा और व्यक्ति का सारा मेडिकल रिकॉर्ड उस पर आ जाएगा। डॉक्टर इसको देख सकते हैं। डॉक्टरों के लिए स्वास्थ्य कर्मी रजिस्ट्री अलग से बनेगी। ठीक है, तो यह कथन हमारा हो गया गलत। ड्रग रजिस्ट्री से पहले सभी अनुमोदित दवाइयों की सूची उपलब्ध होगी, ड्रग रजिस्ट्री पर होना चाहिए। तो यह कथन हमारा सत्य है। तो हमारा कथन नंबर 2 सत्य है। तो इसमें हमारा उत्तर हो गया 1 ओनली, क्योंकि यहां पर भी आपको असत्य कथन ही पहचानना था। ठीक है, चलिए अब यह आज का सब्जेक्टिव प्रश्न है। भारत को ऑनलाइन गेमिंग के आर्थिक ही नहीं सामाजिक प्रभावों के आधार पर नियमन करना होगा। देखिए आर्थिक प्रभाव क्या है कि इससे सरकार को कर मिल सकता है। आर्थिक नियमन ये होता है कि सरकारें चाहती हैं कि कोई टैक्स ना बचा पाए, टैक्स ना चुरा पाए, हम उनको टैक्स के एम्बिट के अंदर लेके आ पाए। ये हो गया आर्थिक नियमन। लेकिन भारत को नियम बनाते हुए, रेगुलेशन बनाते हुए इसके सामाजिक प्रभावों को भी सोचना होगा। मैंने आज के लेक्चर में बताया है। बहुत ही सीधा सीधा प्रश्न है, बहुत ही सीधा सीधा प्रश्न है। उत्तर इसका आप मेरे डिस्कशन से ही सीधे सीधे लिख सकते हैं। इसका उत्तर लिखने का प्रयास कीजिए कमेंट्स में, और निश्चित तौर पे आप जितना लिखेंगे उतना आपको फायदा होगा। ठीक है, इसी के साथ आज की क्लास को हम समाप्त करते हैं। ये जो प्रेजेंटेशन है ये आपको मिलेगी इस टेलीग्राम चैनल पर, अतुल जैन यूपीएससी गाइडेंस। ठीक है, इस चैनल पर क्लास खत्म होने के यानी कि अब से 15 मिनट के भीतर आपको ये प्रेजेंटेशन मिल जाएगी। आप इस ग्रुप से जुड़िए, आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों मित्रों को बताइए इस चैनल के बारे में, इस कार्यक्रम के बारे में। यही मेरी आपसे अपेक्षा है, यही मेरी आपसे आशा है। सुबह 10 बजे मैं आपसे फिर मिलूंगा इकोनॉमिक्स के लेक्चर के साथ। अगर आप उस सीरीज को नहीं देख रहे हैं तो कृपया उसको भी देखें, बहुत अच्छे मोड पे आने वाले हैं हम। अब जो इकोनॉमिक्स का जो एक जूसी पार्ट है, जो मेन पार्ट है, बहुत जल्द हम वहां पहुंच जाएंगे, तो उसको मिस मत कीजिएगा। और 4 बजे एक बार दोबारा आपको मैं मिलूंगा करंट अफेयर्स के लेक्चर के साथ। तो मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।